Hey guys, this is CA Nandini Gupta. I scored 407 marks in my CA final exams and 544 marks in my CA intermediate exams. आज के हम इस वीडियो में मेरी CA सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन दैट इज IBS उसका एनालिसिस करेंगे जिस सब्जेक्ट में मुझे 70 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100. सो लेट्स बिगिन. सो 70 मार्क्स का ब्रेकअप कैसे है? 35.5 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन एंड 32 मार्क्स इन MCQs प्लस ICAI ने मुझे बोनस दिया है 2.5 मार्क्स का. सो दिस इज हाउ माय ब्रेकअप ऑफ मार्क्स इज. सेकेंडली मैं ये बता दूं कि मैंने अपना पेपर 13 नवंबर को दिया था जिसे टीचर्स ने मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ऑफ नवंबर 24 अटेम्प्ट भी बताया था एंड आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पेपर भी कहा था. सो ये उसी 13 नवंबर पेपर का आंसर एनालिसिस है. So now moving to our first case study number 1, question number 1.6 जो कि हमारे ऑडिट सब्जेक्ट से आया था. चैप्टर नंबर 7 रिपोर्टिंग, जिसमें हमें टाइप ऑफ ओपिनियन बताना था कि वेदर इट विल बी अ क्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. तो उसी पे बेस्ड दो केस थे, तो उन दोनों केसेस के हमें आंसर्स लिखने थे. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है एडवर्स रिपोर्ट and then disclaimer of opinion. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने प्रॉपरली अपने आंसर में स्पेस मैनेज किया है प्लस जो मेन कीवर्ड्स हैं उन्हें हाईलाइट भी किया है बाय अंडरलाइनिंग देम. सो इस क्वेश्चन में मुझे 3 मार्क्स मिले आउट ऑफ 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 1.7 जो कि डायरेक्ट टैक्स से आया था, जिसमें हमें टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी दोनों का कंप्यूटेशन करना था. बट मेरे पास टाइम नहीं बचा था तो मैंने टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट नहीं करी है, सिर्फ टोटल इनकम कंप्यूट करी थी, वो भी मेरी गलत निकली थी. अब आप इसमें देखिए कि मैंने और सपोज देखिए एक्स लिमिटेड का कंप्यूटेशन करेक्ट किया है, वाई लिमिटेड का कंप्यूटेशन करेक्ट किया है, जेड लिमिटेड का मुझसे गलत हो गया, ए लिमिटेड का करेक्टली मैंने कंप्यूटेशन किया है एंड देन IFOs में मुझसे एक अमाउंट गलत हो गया. तो इस अकॉर्डिंग मेरी टोटल इनकम गलत है बट कुछ मेरे सब पार्ट्स करेक्ट थे, तो ICAI ने मुझे इसमें स्टेप मार्किंग दी है. सो मेरा आप लोगों को कहना यही है कि आपको अगर क्वेश्चन पूरा नहीं आता है तो जितना आपको क्वेश्चन आता है टू द एक्सटेंट पॉसिबल उसे सॉल्व कीजिए ताकि ICAI आपको आपके स्टेप्स के भी मार्क्स दे सके. जैसे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में मुझे 3 मार्क्स मिले आउट ऑफ 5. ऑल्दो ना मैंने टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करी थी ना मेरी टोटल इनकम करेक्टली आई थी, बट मेरे कुछ स्टेप्स थे सही थे तो मुझे 3 मार्क्स मिल गए. सेकेंडली आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने डॉलर में भी कैलकुलेशन करी है एंड रुपीज़ में भी कैलकुलेशन करी है, बट आई हैव नॉट मेड एनी columns over here. I just maintain the space between the adjustment and the amount to be written. So आप लोग भी अपना टाइम ना वेस्ट करें एग्जाम में कॉलम्स बनाने में, बिकॉज वैसे ही पेपर बहुत लेंदी आते हैं. सो बस आप लोग प्रॉपर स्पेसिंग मैनेज करते हुए चलें ताकि एग्जामिनर को विदाउट मेकिंग सच कॉलम्स भी आंसर समझ में आ जाए कि आपने किस एडजस्टमेंट के आगे क्या फिगर या क्या अमाउंट लिखा है. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 1.8 जो कि GST से आया था. इसके दो पार्ट्स थे. फर्स्ट पार्ट का तो आंसर मेरा बिल्कुल ही गलत था तो मुझे 0 मार्क्स मिले एंड इन सेकेंड पार्ट ऑल्सो रिफंड पे बेस्ड था. ऑल्दो इसमें आगे हमें कैलकुलेशन भी करनी थी बट मेरे पास टाइम था नहीं तो मैंने नहीं करी, तो मैंने बस जो एक लाइन लिखी उस बेसिस पे ICAI ने मुझे 0.5 मार्क्स दिए आउट ऑफ 3. सो इन टोटल मुझे केस स्टडी नंबर 1 में 6.5 मार्क्स अलॉट हुए आउट ऑफ 15. Now to our next our case study number 5, question number 5.6 जो कि लॉ ऑफ सब्जेक्ट से आई थी, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एंड सिटिंग फीस पे बेस्ड.
तो इसमें भी आप देखिए पहले मैंने सेक्शन नंबर कोट किया एंड देन आई रोट द प्रोविजन। आप देख सकते हैं प्रोविजन में भी मैंने प्रॉपर हर जगह पे स्पेस मैनेज किया है, हर पॉइंट के बाद मैंने 1 लाइन स्पेस छोड़ा है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि क्या स्टूडेंट ने लिखा है प्रॉपरली। ये देख सकते हैं प्रॉपरली मुझे टिक मार्क जहाँ पे भी मेरे पॉइंट्स मैच हो रहे थे वहाँ पे उन्होंने मुझे मार्क्स दिए हैं। एंड देन आई रोट द गिवन फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन द कंक्लूजन पार्ट। तो इन टोटल मुझे इस क्वेश्चन में आईसीएआई ने 2.5 मार्क्स दिए आउट ऑफ 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.7 जो कि एएफएम सब्जेक्ट से आया था। फॉरवर्ड कवर एंड मनी मार्केट कवर के बीच में डिटरमाइन करना था कि कौन सा पार्टी को लेना चाहिए। तो इसमें भी मैंने पहले गिवन फैक्ट्स को मैंने लिखा कि क्या फिगर्स एंड अमाउंट्स गिवन है अपने क्वेश्चन में एंड देन आई डिड द कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड कवर। इसमें मैंने लॉस कैलकुलेट किया कि कितना लॉस आएगा फॉरवर्ड कवर लेने में एंड देन आई डिड द कैलकुलेशन ऑफ मनी मार्केट कवर। अब आप मनी मार्केट कवर में देख सकते हैं कि मैंने लॉस का अमाउंट लिखा नहीं है एंड नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक कंक्लूजन भी देना था कि एज पर यू what should be the what should be taken by the party whether forward cover और money market cover। so वो भी कंक्लूजन मैंने अपने आंसर में नहीं दिया। तो इस बेसिस पे आईसीएआई ने मुझे 2.5 मार्क्स दिए आउट ऑफ 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5.8 ये दो चीज़ों पे बेस्ड था, ऑडिट का क्वेश्चन था। दो चीज़ें थी, एक एसई 3400 एंड प्रोफेशनल एथिक्स। सो फर्स्ट पार्ट तो एसई 3400 पे था, तो मैंने यहाँ पे पहले नाम और फिर नेम कोड किया। हाँ, नाम कोड नंबर कोड करने में मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने ऐसे लिख दिया जबकि वो ऐसे ई है। तो हाँ, ये एक मेरी मिस्टेक थी एंड देन नाम तो मैंने करेक्टली कोड किया है। सो फर्स्ट पार्ट में तो क्वालिफाइड ओपिनियन आएगी एडवर्स ओपिनियन, तो उस पर मैंने पूरा ये अमाउंट अपना पूरा सोल्यूशन लिख दिया है। एंड देन सेकेंड पार्ट प्रोफेशनल एथिक्स पे बेस्ड था, काउंसिल जनरल गाइडलाइन से आया था यूडिन पे बेस्ड। तो पहले मैंने चैप्टर नंबर कोट किया ऑफ काउंसिल जनरल गाइडलाइंस एंड देन आई रोट अबाउट व्हाट इज रिटन इन द गाइडलाइंस। फिर उसके बाद मैंने रेलेवेंट क्लॉजेज रखे जिसके अंडर सीए या सीए फर्म गिल्टी हो सकती है अंडर द प्रोफेशनल एथिक्स एंड देन आई गिव द कंक्लूजन कि जो भी कंसर्न पार्टी है, कंसर्न सीए फर्म है, वो गिल्टी है प्रोफेशनल एथिक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए अंडर द सेट क्लॉजेस विच आर रिटन ओवर हियर। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने प्रॉपरली पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया ऐसे ही 3-400 का, देन आई गिव द स्पेस। फिर मैंने सेकेंड पार्ट शुरू किया यूडिन से रिलेटेड, उसमें मैंने रेलेवेंट क्लॉजेस रखे विथ मेंटेनिंग द स्पेस बिटवीन ईच क्लॉजेस एंड देन आई रोट द कंक्लूजन। अब आप इन सब में देख सकते हैं कि मैंने जो भी मेन कीवर्ड्स है या क्लॉज नंबर्स थे उन्हें प्रॉपरली मैं हाईलाइट अंडरलाइन करते हुए चली हूँ एंड देन इन द लास्ट ऑल्सो वो गिल्टी है तो किन क्लॉजेस में वो भी मैंने प्रॉपरली हाईलाइट किया है। तो इतना ये सब लिखने के बाद आईसीएआई ने मुझे इसमें 3 मार्क्स दिए आउट ऑफ 6। सो इन टोटल इस केस स्टडी में मुझे 8 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 15। नाउ our next case study number 4, question number 4.6। मेरे पास टाइम बचा ही नहीं था तो ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई। सो मुझे इसमें 0 मार्क्स मिले हैं। इस बार का जो पेपर आया था वो वैसे भी ऑब्वियसली हर बच्चा ही कह रहा था, टीचर्स भी कह रहे थे दैट इट वाज अराउंड 5 आवर 5.5 आवर्स, मतलब 5.5 घंटे का पेपर है। तो हाँ, मेरा पेपर भी 90 से 92% ही सॉल्व हो पाया। कुछ क्वेश्चंस मैं आधी ही सॉल्व कर पाई, कुछ जल्दबाजी में सॉल्व किए और एक दो क्वेश्चन जैसे आप ये देख सकते हैं 4.6 वो पूरी तरह से मुझसे छूट गए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4.7 जो कि जीएसटी से आया था, रूल 86 बी पे बेस्ड, जो कि 1% रूल है जिसमें ऐसे लिखा हुआ है कि अगर आप
के पास इतना सफिशिएंट इनपुट टैक्स है जिससे आप अपना पूरा आउटपुट टैक्स पे कर सकते हो, स्टिल रजिस्टर्ड पर्सन को 1% ऑफ द आउटपुट टैक्स अपने कैश से ही पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स वो पूरा अपना इनपुट टैक्स यूज नहीं कर सकता है। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, तो मैंने पहले प्रॉपरली रूल लिखा है, देन आई रोट द रेलेवेंट प्रोविजंस, then I wrote the brief facts of the case. These are the brief facts. These are the brief facts and then the conclusion. एंड देन एक एक्स्ट्रा पार्ट भी क्वेश्चन ने बोला था नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी मैंने इसमें लिखा है। तो इन टोटल ये सब लिखने के बाद आईसीएआई ने मुझे 5 मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 5। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी इसमें, क्या इन सब क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आईसीएआई ने चीज़ें बहुत सारी पूछी हैं एंड दी रेलेवेंट मार्क्स कम हैं? फॉर सपोज इस क्वेश्चन की ही हम बात कर लेते हैं। पहले उसने रूल 86B के बारे में पूरा मुझसे पूछा कि व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ दैट इन रिटन इन द रूल 86B। Then I wrote the relevant facts ki what is written in the given question in the given case study, and then I gave my conclusion. And then also I have to wrote about the nature of documents and additional part of the question which I have written over here, जिसके भी अलग से स्टेप मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 4.7 स्टेप 2, जिसके मुझे अलग से 2 मार्क्स दिए गए हैं। दैट मीन्स 3 मार्क्स तो सिर्फ इसी चीज़ के थे कि जिसमें मैंने अपना पूरा प्रोविजन भी लिखा है, देन आई रोट द फैक्ट्स एंड देन आई रोट द कंक्लूजन। तो यस, ये आईबीएस में है कि जितना ऐसे आपसे पूछ रहा है उस अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं है। आई थिंक मतलब इस अकॉर्डिंग मतलब अब टीचर्स के भी देखेंगे तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इसमें 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनना चाहिए, बट आईसीआई ने इसे 5 मार्क्स का बनाया है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको पता है कि आईसीआई इस तरह के क्वेश्चंस बना रहा है जो बहुत ज़्यादा आपका लिखने के लिए चीज़ें मांगते हैं बट उतने मार्क्स नहीं होते हैं, सो आपको ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको एक आदत पड़े कि हाँ, आपको कम मार्क्स के लिए भी ज़्यादा लिखने का टाइम हो आपके पास, तो आपको अपनी प्रैक्टिस उस तरह से करनी होगी। वो कैसे होगी? जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स देंगे। अकॉर्डिंग टू मी देयर शुड बी 2 मार्क्स। इस बारे में मैं एंड में बात करूँगी, बट हाँ, ये क्वेश्चन आया था तो मुझे लगा कि मैं एक बार अभी आप लोगों से बात कर लूँ कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जब आपको लगे कि यार लिखना हमें बहुत सारा पड़ रहा है और उस अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं है। बट हाँ, आपको बस ये देखना है कि आप कितना अपना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। Now next question, question number 4.8, which is based on FR intangible assets. इसमें दो चीजें मांगी थी, disclosures and conditions for derecognition of an intangible asset। तो वो मैंने पूरा प्रॉपरली लिखा है, जनरल डिस्क्लोजर्स एंड देन दी डीरिकॉग्निशन पार्ट्स, कंडीशंस फॉर डीरिकॉग्निशन। ये सब लिखने के बाद आईसीआई ने मुझे इस क्वेश्चन में 5.5 मार्क्स दिए आउट ऑफ 6। सो इन टोटल इस केस स्टडी में मुझे 10.5 मार्क्स मिले आउट ऑफ 15। नाउ आवर लास्ट केस स्टडी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3.6, जो अगेन एफआर बेस्ड था, इंड AS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। ऑनेस्टली मुझे ये जब क्वेश्चन आया था तो मुझे भी ज़्यादा समझ में नहीं आया था, तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा रेलेवेंट लिख नहीं पाई, बस मैंने नेम सही नेम एंड नंबर कोट किया था। तो हाँ, मुझे इसमें कुछ ज़्यादा मार्क्स मिले नहीं, 1.5 मार्क्स मुझे आईसीएनएस में दिए आउट ऑफ 5 बिकॉज मेरा नेम एंड नंबर सही था। तो मैं अगेन यहाँ पे कहूँगी कि आपको भली से सिर्फ नाम और नंबर ही सही आता है तो वो भी आप कोट कर दीजिए, बिकॉज उसके भी 1 मार्क्स या 0.5 मार्क्स तो होते ही हैं। सो जितना आप कर सकते हो ना, जितना आप जहाँ जहाँ से भी मार्क्स बटोर सकते हो, 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, तो वो आप किया कीजिए, बिकॉज हर सीए स्टूडेंट समझते हैं कि 1 मार्क्स की भी क्या वैल्यू होती है। 1 मार्क्स आपके 6 महीने की
फ्यूचर बदल सकता है, 6 महीने बदल सकता है 1 मार्क्स आपका। सो ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चंस टू द एक्सटेंट पॉसिबल। नाम नंबर आता है, सिर्फ नाम नंबर लिखिए, नो इश्यूज। नाउ नेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर 3.7 जो कि कॉस्टिंग बेस्ड था, टोटल परफॉर्मेंस मेजर पे बेस्ड, जिसमें हमें ओई निकालना था, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। जिसके तीन फॉर्मूलाज थे, अवेलेबिलिटी रेशो, परफॉर्मेंस रेशो एंड क्वालिटी रेशो। तो मैंने ये तीनों रेशोज सॉल्व किए हैं, तीनों आंसर्स मैंने निकाले हैं, मैंने अपना बिल्कुल सही इसमें कंप्यूटेशन किया है। एंड देन इन द लास्ट आई calculated the OEE, which was 82.76%. But as per the standard, OEE should be 85%. तो मेरा OEE लेस देन था 85% से, सो मेरा TPM इसमें अचीव नहीं हुआ था। तो इसमें मैंने प्रॉपरली पूरी कैलकुलेशन भी की थी, कंक्लूजन भी दिया था, तो इस बेसिस पे ICAI ने मुझे इसमें 4.5 मार्क्स दिए आउट ऑफ 5। Now the last question of the last case study, question number 3.8, जो कि लॉस पे बेस्ड था, लॉ सब्जेक्ट से आया था, चैप्टर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इसमें बेसिकली क्वेश्चन में ये था कि कंपनी पे ऑपरेशन हो रहा है, मैम जो उसके स्मॉल मेंबर्स हैं वो अपनी अपील फाइल करना चाहते हैं, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए तब जाके वो अपनी प्ली फाइल कर सकते हैं। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, तो मैंने प्रॉपरली अपना पूरा प्रोविजन लिखा है। फर्स्टली मैंने यहाँ पे सेक्शन नंबर कोट किया है of the Companies Act, and then I wrote the provision। यहाँ पे मैंने एक केस लॉ को भी मेंशन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक केस लॉ भी मैंने मेंशन किया है। एंड देन मैंने अपने ब्रीफ फैक्ट्स, मतलब मेरी गिवन क्वेश्चन में क्या फैक्ट्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, मैंने उसकी कैलकुलेशन करी है। एंड देन आई रोट द कंक्लूजन, एंड देन आई रोट माय कंक्लूजन। तो इन सब बेसिस पे मुझे ICAI ने इस क्वेश्चन में 4.5 मार्क्स दिए आउट ऑफ 5। तो इन टोटल मुझे इस केस स्टडी में 10.5 मार्क्स मिले आउट ऑफ 15। तो ये पूरा एनालिसिस था मेरी कॉपी का कि मैंने कहाँ कहाँ पे मार्क्स अपने लूज करे हैं, कहाँ कहाँ पे मुझे बोनस मार्क्स मिले, बिकॉज मैंने सिर्फ कुछ पार्ट्स ही अपने लिए, मैं बोनस कहूँगी इसे, कि मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं आता था बट मैंने कुछ सब पार्ट्स लिखे तो उस वजह से भी मुझे मार्क्स मिल गए। तो ये पूरा एनालिसिस था मेरी कॉपी का। अब हम क्रक्स देख लेते हैं कि हमारे इस पूरे एनालिसिस का क्रक्स क्या है। सो हियर इट इज। यस, फर्स्टली तो मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग। आप जो पैरास बना रहे हैं उनके बीच में भी प्रॉपर स्पेसिंग हो, एंड जो आप कॉलम्स बना रहे हैं, उनमें भी प्रॉपर आप, 1 सेकेंड गाइस, आप जो हमने कॉलम्स बना रहे हैं उनमें भी आप प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करके चलें, ताकि आपको वो लाइंस ना बनानी पड़े कि हाँ दिस इज पर्टिकुलर लाइन देन दिस इज अमाउंट। आपको लाइंस नहीं क्रिएट करनी पड़े, बस आप प्रॉपर स्पेसिंग मैनेज करके चलें। थर्डली, मैं इतने टाइम से कह रही थी, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना आता है उतना आप लिखें। लास्टली, कीप योर सेल्फ काम। सी गाइस, आप लोगों से अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो इस बार का जो पेपर था ना, उस पेपर को पढ़ने के बाद एक बार के लिए ऐसा लगा कि यार मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं इस पेपर में कुछ लिख ही नहीं पाऊंगी। देन फॉर अ मिनट आई जस्ट सेट डाउन, मैंने कुछ नहीं, पेपर मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मैं बस बैठ गई कि यार मुझे ऐसा तो है नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं आता होगा, कुछ तो इस पेपर में होगा जो मुझे भी आता होगा, कुछ तो मैं लिख पाऊंगी। देन मैंने अपने आप को पूरे अच्छे से काम डाउन किया, मैंने फिर दोबारा क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन को पढ़ा, रेलेवेंट केस स्टडी का पैरा पढ़ा। एंड देन मुझे लगा कि यार ठीक है, मुझे पूरा नहीं आता, मैं इसके सारे पॉइंट्स नहीं लिख सकती हूँ बिकॉज मैं इतना इसको
समझ ही नहीं पा रही हूँ क्वेश्चन को। बट हाँ, मुझे जितना समझ में आया है, जितना मैं बुक्स में ढूँढ पाई हूँ, मैं उतना ज़रूर लिख कर के आऊँगी। तो इस बेसिस पे ही मैंने अपना क्वेश्चन पेपर 92% के अराउंड कंप्लीट कर लिया था अपने पेपर को। वो इसी वजह से बिकॉज़ मैंने ये मेंटालिटी ले ली थी कि हाँ भई, जितना मैं कर पाऊँगी मैं उतना तो लिख कर के आऊँगी ही। हाँ, ऑब्वियसली एक डर था कि यार इस सब्जेक्ट में अच्छी स्कोरिंग नहीं हो पाएगी। बट इतना था कि हाँ भाई, एक डिसेंट मार्क्स पास करने के लिए, ग्रुप 2 क्लियर करने के लिए इसमें आ जाएँगे। बिकॉज़ हाँ, पेपर थोड़ा ऊपर-नीचे हुआ था बट हाँ, आईसीएआई ने इसमें मार्किंग अच्छी करी है, थोड़ी लीनिएंट साइड में इनकी मार्किंग रही। तो उस वजह से स्कोरिंग भी इस सब्जेक्ट में अच्छी हुई एंड आप इज़िली पास भी हो गए। नाउ बहुत बच्चों ने मुझसे ये बात पूछा कि हम आईबीएस की तैयारी कैसे करें? ऑनेस्टली अभी आप लोग को आईबीएस में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, आईबीएस ऐसा सब्जेक्ट है, आप बाकी सब्जेक्ट्स को अपने करते हुए चलें, आईबीएस अपने आप हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से अपना मैनेज करते हुए चलें, आईबीएस अपने आप ही हो जाएगा। जो भी आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, मैं एक सेकंड लिख देती हूँ यहाँ पे, एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी एंड आईडीटी। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। इनको तो आप अपने जो भी आपका स्टडी टाइम होगा उसमें आप अच्छे से करेंगे, 1 बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन, जो भी आपका है 2-3 बार रिवीजन करने का, तो ये तो आपके एकदम फिक्स हो जाएँगे, तो इनका तो आपको कुछ भी नहीं करना है। बस जब आप इनके अच्छे से 2 बार रिवीजन कर लेना, तब आप अपना आईबीएस के 2 मॉक्स एटलीस्ट देना। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि यार ऐसे आईबीएस में क्वेश्चंस ऐसे बनाते हैं जिसमें आपको 5 मार्क्स के लिए भी 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन लाइक आंसर लिखने होते हैं। तो वो आदत आपको पहले ही होनी चाहिए कि यार हम कैसे इतने बड़े क्वेश्चन को अपने गिवन टाइम में, जो आपके 4 घंटे हैं, उसमें आप अपने आप को मैनेज कर सको। सो एटलीस्ट 2 मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको 2 मार्क्स से भी मतलब 2 मार्क्स से भी ये चीज़ बता देती हूँ। हमको 4 घंटे मिलते हैं आईबीएस के लिए एंड 4 ही अपनी केस स्टडीज़ होती हैं। तो बच्चे ये सोचते हैं कि भई चलो 1 घंटा फॉर ईच केस स्टडी। गाइस, ये कभी भी मत लेके चलना। मैंने अपने आप कैसे मैं मैनेज किया था अपने आईबीएस के लिए, मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने ये सोचा था कि मैं हर केस स्टडी 40 मिनट्स में अपनी कंप्लीट करूँगी। तो इस अकॉर्डिंग मेरे कितने घंटे में मेरा पेपर हो गया? 14 टू 4 160 मिनट्स एंड टोटल हमें टाइम कितना मिला है? 240 मिनट्स का, राइट? तो मेरे पास अब भी कितना टाइम बचा है? 80 मिनट्स का। इसमें से आप माइनस 20 मिनट्स कर दीजिए। जो एग्ज़ामिनर आपके पास आता है, आपकी कॉपी लेता है, देन उस पे अपने सिग्नेचर्स करता है, वो स्टिकर चिपकाता है, तो मैं 20 मिनट्स इसके साइडलाइन कर रही हूँ। तो बचे अपने पास 60 मिनट्स। अब आपके पास एक ना एक केस स्टडी तो ऐसी, मतलब 1 केस स्टडी, 2 केस स्टडी तो ऐसी फँसेगी ही फँसेगी, जिसमें आपको 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम चाहिएगा। तो पहले आप अपने 40 मिनट्स में सारी केस स्टडीज़ को कर लीजिए, यानी 160 मिनट्स में अपने पूरे एक बार क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन बीच-बीच में छोड़ दीजिए कि जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं। बट एक बार जो आपका मोटा पेपर है, मोटा-घाटी पेपर है, वो आपका कंप्लीट आप कर लीजिए, कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब मेरा जो ईज़ी पोर्शन था, जो मुझे अच्छे से आता था, वो तो आपका कंप्लीट हो गया। अब जो हार्ड पोर्शन है या आपको बहुत ज़्यादा बुक्स में ढूँढना पड़ेगा, बस अब मेरा वही पोर्शन बचा है और इसमें मैं जितना कर पाऊँगी, जो मैं पहले शुरुआत से कह रही हूँ कि अब मैं इसमें जितने-जितने आंसर्स लिख सकती हूँ, जितना मुझे मिल जाएगा, उतना मैं अब इसमें लिखती हुई चलूँगी। तो अपने आप फर्स्ट 160 मिनट्स में इसे कंप्लीट कर लीजिए एंड देन प्योरली 60 मिनट्स रखिए अपने जो भी हार्ड क्वेश्चंस हैं, उनको ढूँढने में, उनके आंसर्स लिखने में। सो ये स्ट्रैटेजी कभी मत रखना कि 1 घंटे में 1 केस स्टडी, इससे आप अपने जो हार्ड पोर्शन्स हैं, उनके लिए आप कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल पाएँगे। ओके? येस, नाउ द थर्ड
क्वेश्चन कि कॉस्ट और लॉ का कैसे करें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आए कि दीदी हमने कॉस्ट और लॉ के तो एसपीएम एग्जाम्स पहले ही दे लिए और अभी हमने इनको रिसेंटली पढ़ा भी नहीं है, हम तो सिर्फ जो 5 पेपर्स हैं बाकी के उन्हीं के बारे में हम बार बार पढ़े जा रहे हैं। तो अगर ये एग्जाम में आईबीएस में कॉस्ट और लॉ से पूछा जाएगा तो हम कैसे आंसर्स देंगे। सी गाइस, कॉस्ट एंड लॉ का मैक्सिमम वेटेज 20 मार्क्स का होता है आईबीएस में। तो यानी आपके जो 80 मार्क्स हैं वो तो आपके बाकी 5 सब्जेक्ट से ही आ रहे हैं, तो ये तो आपकी पूरी तरह से जेब में। इन्हें आपने अच्छे से कर लिया तो इनसे तो आप रेलेवेंट क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं, दे सकते हैं आंसर्स। बात रही इन 20 मार्क्स की, तो आपने एक बार के लिए तो पढ़ा ही है। एंड सेकेंडली कॉस्ट एंड लॉ में तो बहुत ही मतलब आज तक ऐसे सिंपल इजी तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आप हमारे भी अटेम्प्ट का पेपर देखेंगे तो उसमें जो बेसिक स्पेसिफिकली क्वेश्चन कॉस्ट एंड लॉ के लिए जो क्वेश्चंस आए हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फॉर सपोज मैं बात करूँ जो उसका आया था टीपीएम का, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एज इट इज मॉड्यूल में क्वेश्चन है, बस फिगर्स चेंज है, बस एज इट इज क्वेश्चन गिवन है। सेकेंडली लॉ की बात करूँ तो लॉ में एक तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट से क्वेश्चन आया था एंड एक डायरेक्टर रेम्यूनरेशन से आया था, जो कि आप मॉड्यूल में देखेंगे तो एज इट इज लाइन्स लिखी हुई है, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। सो इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए पर्सनली आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सो या आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हाँ, आपको कॉस्ट एंड लॉ के लिए तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपने एसपीएम के लिए पढ़ा है दैट इज़ सफिशिएंट। नाउ फॉर 1.5 डे स्ट्रैटेजी, मैं तो यही कहूँगी कि जैसे ही आप अपना आईडीटी का पेपर दे के आए तो थोड़ा खुद को काम डाउन कर लीजिए। आईबीएस के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बस दिन रात पढ़ते रहना है। एक तरह से अनऑफिशियली आपके पेपर्स खत्म हो गए, लेकिन हाँ 100 मार्क्स का पेपर परसों देने जाना है तो उसके लिए भी खुद को एक सेल्फ प्रिपेयर रखना है कि बिल्कुल ही हम मज़े में आ जाएं कि हाँ अब तो पेपर्स खत्म हो गए। तो वो एक जो एग्ज़ाम देने वाला जो एक माहौल होता है वो भी खत्म हो जाता है अगर आप बिल्कुल चिल आउट हो जाते हो तो। हाँ, अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन कर लेना, बट एक वो रखना कि हाँ हमारा एक पेपर अभी बाकी है। अगर हम ये बात करें कि हमें 1.5 डे में पढ़ना क्या है, तो आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो। आपके 7 सब्जेक्ट्स, आप 7 सब्जेक्ट्स को 1.5 डे में नहीं पढ़ सकते हो। एंड ऑब्वियसली आपने जो पिछले 10 दिन होंगे उनमें आपने 5 सब्जेक्ट्स को तो अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो बाकी बचे कॉस्ट एंड लॉ। कॉस्ट एंड लॉ के लिए तो मैं पर्सनली बस यही प्रेफ़र करूँगी कि जो डिटेल इंडेक्स है आईसीएआई मॉड्यूल का कॉस्ट एंड लॉ का, बस आप उससे पढ़ लीजिए। एंड केस स्टडी कंपाइलेशन बुक, आजकल मार्केट में बहुत सारे टीचर्स के केस स्टडी कंपाइलेशन बुक अवेलेबल है, जिसमें वो पुराने सालों में जो भी केस स्टडीज पूछी गई हैं वेदर इन आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और एनी अदर कंपाइलेशंस पब्लिश्ड बाय द आईसीएआई, उन सब का एक कंपाइलेशन बहुत टीचर्स के अवेलेबल है, उनके साथ उनके डिटेल इंडेक्स भी अवेलेबल है। तो वो आप अपने पास परचेज करके रख लीजिए और वो जो डिटेल इंडेक्स हो उसे आप एक रात पहले पढ़ लीजिए, ताकि आपको एक दिमाग में रहे कि यार क्या-क्या क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछे जा सके हैं। तो इससे आपको पता है हेल्प क्या होगी, जो आप 15 मिनट्स में अपना क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे, तो आपको एक बैक ऑफ द माइंड क्लिक हो जाएगा कि हाँ, ऐसा तो सिमिलर क्वेश्चन मैंने कल ही पढ़ा था। तो आप उसे बस फटाफट अपने डिटेल इंडेक्स में पढ़ लोगे कि हाँ, ये क्वेश्चन है, तो रेलेवेंट पेज पे जाके आपने बस उसे आंसर को देखा एंड लिख दिया। तो इससे बस आपको वही हेल्प मिलेगी। एंड इससे ज़्यादा आप कुछ आईबीएस में कर भी नहीं सकते हैं। जो क्वेश्चन कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग से आएँगे, उसके लिए आपको खुद का दिमाग यूज़ करना है, प्लस योर बुक्स व्हिच यू हैव टेकन टू द एग्ज़ाम हॉल। दैट्स ऑल। मतलब इससे ज़्यादा 1.5 डे में करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप को थोड़ा-सा चिल आउट रखना 1.5 डे में। नाउ एट द एंड अपन ने सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस कर लिया, स्टडी स्ट्रैटेजी पे बात कर ली, 1.5 डे स्टडी स्ट्रैटेजी पे भी बात कर ली। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। एट द एंड आई वुड से कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, मुझे इसमें और क्या इम्प्रोवाइज़ेशन करने चाहिए कि वीडियोस ऐसा आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल मिले। क्या आप मुझसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने अपने टाइम में पढ़ाई कैसे करी है? प्लीज़ अपने व्यूज़ में ऐसा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड हाँ, आप मेरे साथ टेलीग्राम, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इनके थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इन सब के आईडीज़, इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ आप जॉइन करके मुझसे बात पर्सनली कर सकते हैं। सो दिस वॉज होल अबाउट द वीडियो। एट द एंड मैं यही कहूँगी, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। एंड यस, सीए बनने से अब मैं सिर्फ 3-4 महीने दूर हूँ। इस बार तो मैं अपने नाम के आगे सीए लगा के रहूँगी या लगा के रहूँगा। इस मोटिवेशन के साथ चलते रहोगे तो इस मई में आप सीए ज़रूर बनोगे। ये खुद से डिटर्मिनेशन कर लीजिए कि ये मई मेरा है। इस मई में मैं सीए बन के रहूँगा या बन के रहूँगी। So with this note, this is CA Nandini Gupta signing off.